सोचो आपके पास दो अलग अलग चीज़ें हैं जैसे चीनी और पानी। जब इन दोनों को आप मिलाते हो तो चीनी पूरी तरह से घुल जाती है, लेकिन यह सिर्फ एक मिलना है। इससे चीनी और पानी के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होते। लेकिन जब दूध को खुला छोड़ दो और वो खट्टा हो जाए तो उसके स्वाद में, उसके गंध में, उसके काम में, सारी चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। और यही है रासायनिक अभिक्रिया। देखे आ गए ना अपने रवि भैया की साइंस क्लास में, क्योंकि मुझे पता था आपके रवि भैया पढ़ाते ही ऐसे हैं, कितना बड़ा चैप्टर यूं खत्म कर देंगे और सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में। समझ रहे हो? ठीक, तो एक बार फिर से स्वागत है प्यारे प्यारे बच्चों आपके रवि भैया के इस साइंस क्लास में, जहां कक्षा 10वीं का साइंस को हिंदी में पढ़ने वाले हैं, यानी विज्ञान को हिंदी में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके सारे चैप्टर का लेक्चर यहाँ पे उपलब्ध होगा। सारी चीज़ों को इतने डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही चैप्टर बड़ा भी रहे चाहे कैसे भी रहे, लेकिन रवि भैया उसे बहुत सिंपल तरीके से समझाएंगे ताकि लेक्चर देखने के बाद आपको किताब को ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। सिर्फ एक बार देखो, समझ आ गया, खत्म। क्योंकि आपके रवि भैया हैं, ठीक है, समझाने के लिए आपके रवि भैया हैं। तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक। स्क्रीन में जो जो टॉपिक लिखा है ये सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे जिसका चांसेस है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। तो अपने रवि भैया के साथ साइंस के साथ खेलने के लिए शुरू हो जाइए। क्या कबड्डी, खो खो पसंद है? कोई बात नहीं, अगले चैप्टर में खो खो खेलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया आखिर क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक मतलब केमिकल, अभिक्रिया मतलब रिएक्शन, केमिकल का रिएक्शन, मतलब दो केमिकल आपस में मिलकर रिएक्ट करते हैं, मतलब दो केमिकल आपस में मिलके कोई तीसरा केमिकल बनाते हैं। केमिकल का रिएक्शन, केमिकल का रिएक्शन मतलब दो केमिकल को किसी ग्लास में, कांच के ग्लास में डाल देते हैं तो कोई तीसरा केमिकल बन जाता है। रासायनिक अभिक्रिया यही है। मतलब कि जो 10 रुपये किलो रहता है उसे पानी में डालने पर बुलबुले के साथ गैस निकलना, यही रासायनिक अभिक्रिया। मतलब कि जो कच्चा केला है पकने पे पीला हो जाता है, क्या ये भी है रासायनिक अभिक्रिया? मतलब कि लकड़ी को जलाने पर वो गर्मी उत्पन्न करती है, क्या ये भी है रासायनिक अभिक्रिया? दूध में नींबू कुछ बूंद डालने से वो फट के पनीर बन जाता है, मतलब द्रव्य से ठोस हो जाता है, क्या ये भी है रासायनिक अभिक्रिया? अंडा के सड़ जाने पे बदबू आना, क्या ये भी है रासायनिक अभिक्रिया? तो हाँ, यही सारी चीजें हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। गैस का बनना, रंग में बदलना, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, यही सारी चीजें हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, जो बताती हैं कि हाँ इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। मतलब कि हम समझ रहे हैं कि जब एक या एक से अधिक अभिकारक मतलब पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक पदार्थ निर्माण करते हैं जिसका गुण और संरचना मूल पदार्थ से भिन्न हो, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक या दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें ये और अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो, हम लोग सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे पानी का बनना। पानी के बनने में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैस फॉर्म आपस में जलकर वाष्प बनाते हैं, मतलब ऊष्मा पैदा करते हैं, जो एक लिक्विड फॉर्म होता है और वो जल होता है। देखो, अगर इसे संकेत के रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे और इसी को बोलेंगे रासायनिक समीकरण। मैं जो संकेत के रूप में अभी लिखने वाला हूँ वही क्या रहेगा, हम लोग का रासायनिक समीकरण रहेगा। ये रासायनिक अभिक्रिया और अगले वाला रासायनिक समीकरण। देखो, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल को क्रिया कराते हैं किससे, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से। तो ये क्या होता है, दहन होकर, दहन मतलब जलकर H2O पानी के दो मॉलिक्यूल बनाता है, जो क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। G मीन्स गैस, S मीन्स लिक्विड और S मीन्स होता है सॉलिड, ठीक है। G मीन्स गैस, गैस मतलब गैस, L मीन्स लिक्विड, लिक्विड मतलब तरल और S मीन्स सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है, ठोस। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जो दूसरा एग्जांपल है वो साधारण नमक का ले लेते हैं। साधारण नमक का बनना, साधारण नमक का बनना। साधारण नमक में क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम के दो अणु और क्लोरीन के एक अणु मिलकर क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। और वो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, एक साधारण नमक होता है। देखो, साधारण नमक क्या होता है, अगर इसे सूत्र में लिखते हैं तो सोडियम, सोडियम के
दो मॉलिक्यूल प्लस मतलब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के, क्लोरीन के साथ, तो हमें क्या मिलता है। देखो ये जो समीकरण है रासायनिक समीकरण में है, तो ये जो तीर है, तीर का निशान जिधर रहता है मतलब उसके पीछे तरफ जो तत्व रहते हैं वो आपस में क्रिया करके तीर के आगे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर इसे हम लोग हिंदी में बोले तो ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। अभिकारक से उत्पाद बनता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। अगर इसे हिंदी में लिखें संकेत का, ये संकेत का रूप है, ठीक है। अगर इसका नाम लिखें तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन, एक मिनट, क्लोरीन का मात्रा इस साइड से रहता है, चलो आगे ध्यान देंगे। तो सोडियम और क्लोरीन मिले, ठीक है, जब क्रिया करें तो क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है हम लोग का, नमक, साधारण नमक, जो साधारण नमक होते हैं नमक, ठीक, साल्ट। तो साधारण नमक का क्या है, सूत्र है या फिर संकेत बोल लो, ठीक है। तो साधारण नमक ऐसे बनता है, कैसे, सोडियम, अच्छा इसका चलो स्टेट लिख देते हैं, स्टेट मतलब अवस्था, भौतिक अवस्था लिख देते हैं। तो सोडियम क्या होता है, सोडियम हमेशा सॉलिड होता है, ठोस अवस्था में होता है। एस में सॉलिड, सॉलिड में ठोस, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन है वो गैस अवस्था में था। जब सोडियम और क्लोरीन को क्या किए, रिएक्ट कराएं, तो हमें किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में सफ़ेद सफ़ेद तत्व मिले, जो क्या है, नमक है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए रासायनिक अभिक्रिया के। अब रासायनिक अभिक्रिया के हम लोग प्रकार देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो मैंने बोर्ड में रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार को लिख दिया है। पहला जो अभिक्रिया का प्रकार है ये है संयोजी अभिक्रिया, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया नंबर 3, इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया नंबर 5 है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बारी बारी से एक एक को देखते हैं। संयोजी अभिक्रिया को समझने के लिए बिना बुझा हुआ चूना का रिएक्शन पानी से कराते हैं तो क्या होता है, बुझा हुआ चूना बनता है। इस समीकरण से संयोजी अभिक्रिया को समझते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए एग्जाम्पल के साथ। तो देखो, जो बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है, चूना वही चूना जिसको हम लोग खरीदते हैं बोरी में, इसके बाद पानी डाल के उसे क्या करते हैं, मिक्स करके दीवार में पेंट करते हैं। उसी चूने का, वो चूना कैसे बनता है, उस चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, उसी से समझेंगे। तो लिखना है अपनी कॉपी में। देखो, जो बिना बुझा हुआ चूना होता है, मतलब जो बोरे में भर लाते हैं उसका नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका होता है जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और यह है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक। जब कैल्शियम ऑक्साइड अच्छा किस फॉर्म में रहता है ये, जब चूना लाते हैं तो चूना ठोस रहता है, मजबूत रहता है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, पानी के साथ कराते हैं, H2O, जो किस फॉर्म में रहता है, ये होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। जब इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, बुझा हुआ चूना मिलता है। मतलब कि दुकान से जो हम लोग बोरी में चूना लाए हैं उस चूना में पानी डाल रहे हैं, ठीक है, यही हो रहा है, यही रिएक्शन हो रहा है। उसको वहाँ पे हम लोग फिजिकल करते हैं, यहाँ पे हम लोग सूत्रों के हिसाब से लिख रहे हैं, सूत्रों के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। तो बोरी में लाया हुआ चूना में पानी डाल दिए तो क्या हो गया, बुझा हुआ चूना बन गया। देखो, वो गर्म होता है, जब चूना में पानी डालते हैं तो चूना कुछ नीचे से, बाल्टी को नीचे से छूने से गर्म होता है, गर्म प्रतीत होता है। फिर गर्म हाथ में क्या होता है, गर्मी लगता है।
मतलब उसमें ऊष्मा भी निकलता है, गर्मी भी निकलता है, ठीक है। तो ये बन रहा है Ca और जो कैल्शियम है वो पानी के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, OH बनाता है, ठीक है, CaOH2। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, ठीक है। साथ में क्या निकालता है, जब पानी डालते हैं चूने में तो साथ में क्या निकलता है, गर्मी निकलता है, तो इसमें लिख देते हैं ऊष्मा, साथ में ऊष्मा निकलता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक समीकरण, मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से क्रिया करके बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं हम लोग, दीवार में पेंट करने की यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखो इसमें इसे समझो कि संयोजी अभिक्रिया ये कैसे है। संयोजी अभिक्रिया ये कैसे है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक हो सकते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एकल पदार्थ बनाते हैं, एकल तत्व या यौगिक बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या होती है, संयोजी अभिक्रिया होती है। मतलब एक या एक से अधिक, यहाँ पे दो है, ठीक है, दो तत्व मिलकर क्या किए, एक तत्व बनाए हैं। दो तत्व मिलकर एकल तत्व बनाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, संयोजी अभिक्रिया करते हैं। और ये क्या है, बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये बुझा हुआ चूना है, समझ आया। अगर इसे हम लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन नीचे लिखें तो डेफिनेशन ये रहेगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल पदार्थ बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजी अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इसमें देखो यहाँ पे ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये तत्व उत्पन्न हुआ, ठीक, इसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ है। तो जब ऐसे अभिक्रिया में अगर ऊष्मा उत्पन्न हो तो इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे नंबर, वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन, वियोजन मतलब वियोग होना, वियोग मतलब बिछड़ना या फिर टूटना। नाम से ही समझ आ रहा है, समझो इसे एक बहुत ही प्यारा सा इसका एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके बुक में ही प्यारा सा एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूने के पत्थर को ऊष्मा देने पर क्या होता है, वो दो भागों में वियोजित हो जाता है या फिर अपघटित हो जाता है। एक भाग होता है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब मैं इसे संकेत के रूप में लिखता हूँ। चूना का जो पत्थर होता है उसका संकेत या फिर रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CO, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं चूना पत्थर, CO3 कार्बोनेट, ठीक, चूना पत्थर। इसमें क्या करते हैं, ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा मतलब गर्मी, ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, ये दो खंडों में वियोजित हो जाता है या फिर दो भाग में टूट जाता है। पहला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ये जो सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये गैस फॉर्म में होता है। और ये जो COA है कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी हम लोग पढ़े हैं, ये हुई बुझा हुआ चूना, क्या है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। अब देखो जो कैल्शियम ऑक्साइड था ये क्या था, ये एक सॉलिड था, सॉलिड मतलब ठोस था, जिससे हम लोग ऊष्मा दिए, ऊष्मा, ठीक है, जिससे हम लोग क्या किए, हीट दिए, तो क्या बन गया, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ, टूट गया, दो भागों में टूट गया, ठीक, समझो। अब इस रिएक्शन से इसका क्या मतलब, अब समझो, वियोजन अभिक्रिया मतलब कि किसी एक पदार्थ में ऊष्मा देने पर, या फिर ऊर्जा देने पर, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल और दिखाऊंगा फिर समझ आएगा।
यहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा देने पर, ऊर्जा देने पर या फिर विद्युत देने पर, किसी एक पदार्थ में ऊष्मा, ऊर्जा या विद्युत देने पर वो दो भागों में क्या होता है, टूट जाता है, फिर दो से अधिक भागों में टूट जाता है, जिसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ आया? और इसका डेफिनेशन देखें तो ये इसका डेफिनेशन हो सकता है। ठीक, रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। देखो, सिंपल शब्दों में अगर कहें तो अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है या फिर उसका जगह ले लेता है और उसे बाहर कर देता है। ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल शब्दों में कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, और इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है या रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में हम लोग क्या डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं। तो लोहा का जो कील होता है, मतलब जो आयरन होता है, वो कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसका जगह ले लेता है, जिससे विलयन का रंग चेंज हो जाता है। साथ में जो लोहा है, लोहे के कील का रंग भी चेंज होता है, जो भूरा हो जाता है। ठीक है, इसे अभिक्रिया का जो समीकरण से समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि आयरन Fe, ठीक है, ये लोहा है जो कि क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। इसे हम लोग डालते हैं किसमें, कॉपर सल्ट में, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसके विलयन में डालते हैं। अच्छा, ये विलयन क्या है, AQ मतलब पानी में घुला हुआ। ठीक है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, तो AQ मतलब पानी में घुला हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, तो होता है फेरस सल्फेट। मतलब कि देखो, जो आयरन है, आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेसमेंट कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये आयरन इस कॉपर की जगह आ जाएगा, इस कॉपर की जगह में आयरन आ जाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा। देखो क्या होता है, FeSO4 हो जाएगा, FeSO4 हो जाएगा, और जो कॉपर है वो बाहर हो जाएगा। यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। समझ आया? देखो, आयरन क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आयरन क्या किया, कॉपर को हटा के जो SO4 है उसका जगह ले लिया, मतलब कॉपर का जगह ले लिया। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल। और इसका डेफिनेशन लिखें तो इसका डेफिनेशन ये हो सकता है। अब देखते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया हो गया। इसके बाद नंबर 4 है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में हम देखेंगे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक अवक्षय प्राप्त होता है, एक श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है जिसका नाम है बेरियम सल्फेट, और साथ में हमें प्राप्त होता है सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मैं इसे लिखता हूँ, इस जो अभिक्रिया है इसका जो संकेत उन्हें लिखते हैं, इसके बाद अच्छे से समझते हैं कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ का रिएक्शन कराते हैं, हम लोग कराते हैं सोडियम सल्फेट का Na2SO4, सोडियम सल्फेट जो जल में घुला हुआ है AQ, ठीक है। इसका रिएक्शन जो क्रिया है वो कराते हैं हम किससे, बेरियम क्लोराइड से, Br, बेरियम Cl2। जो बेरियम क्लोराइड है वो भी क्या है, पानी में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। AQ मतलब जल में घुला हुआ है। जब इनका क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैं नीचे लिखता हूँ। सबसे पहले मिलता है एक अवक्षेप मिलता है। क्या मिलता है अवक्षेप, सोडियम और नहीं, बेरिलियम और सल्फेट का अवक्षेप। क्या होता है कि बेरिलियम का जो प्लस, बेरिलियम है, देखो बेरिलियम का जो धन आयन है, ठीक है, जो 2+ आयन है, बेरिलियम का जो 2+ आयन है वो SO4 के माइनस आयन के साथ क्रिया करके क्या करता है, SO4 बना देता है।
BrSO4 बना देता है, जो कि क्या है, एक अवक्षेप है। ठीक है, साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है जो चीज़ बचा Na2Cl, क्या बनता है 2NaCl, ठीक, सोडियम क्लोराइड ये बनता है। समझो एक बार अभिक्रिया को, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, क्या है, दो विस्थापन दिखाई दे रहा है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें ये कौन सा अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कैसे पहचान सकते हैं, जैसे कि देखो इसमें दो विस्थापन दिख रहा है, एक विस्थापन ये इसके साथ विस्थापित हो गया और ये इसके साथ विस्थापित हुआ है। ठीक है, तो दो विस्थापन दिखाई दे रहा है और दोनों विस्थापन से अलग अलग चीज़ बने हैं, अलग अलग उत्पाद बने हैं, तो इसे बोल सकते हैं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, और ये क्या है, एक अवक्षेप है, इसका नाम क्या है, बुक में सारी चीज़ें दिए हुए हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लिखता हूँ, एक बार आप बुक भी देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये बुक से ही उठाया हुआ है। ठीक है, अब हम इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन इसका ये हो सकता है, और इस डेफिनेशन को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के रूप में इसे लिख देंगे तो हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम अपने लास्ट रेडॉक्स अभिक्रिया में, और रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपने सबसे लास्ट पॉइंट या फिर लास्ट प्रकार में, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिससे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, इस रेडॉक्स रिएक्शन में जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें क्या है, दो चीज़ दिए हैं किताब में, एक दिया है उपचयन और एक दिया है अपचयन। क्या टर्म है, इसको उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया भी रेडॉक्स अभिक्रिया को कहते हैं। समझो कैसे, इसमें बुक में एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि कॉपर के जो चूड़ है उसको क्या करते हैं, एक बर्तन में गर्म करते हैं, तो उसमें ऑक्साइड के, कॉपर ऑक्साइड के क्या होते हैं, काली परत चढ़ जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, मतलब कॉपर के चूड़ के ऊपर एक परत चढ़ जाती है काली रंग की। इसे अगर मैं लिखूं, इसका रिएक्शन लिखूं तो क्या करूंगा, कॉपर जो है, कॉपर में क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो हो जाता है कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, ये कॉपर के 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो यहाँ पे 2 कॉपर ऑक्साइड होगा। अच्छा, इसे ताप देते हैं, गर्मी देते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। अच्छा, आप देखो, अब क्या करते हैं कि इस गर्म कॉपर ऑक्साइड में, फिर से सभी अभिक्रिया कराते हैं इसी गर्म कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, इस गर्म कॉपर ऑक्साइड में कोई गैस प्रवाहित करते हैं, किसी गैस को इस कॉपर ऑक्साइड में प्रवाहित करते हैं, जैसा हाइड्रोजन हो गया, तो क्या होता है, इसे प्रवाहित करने पर ये क्या होता है कि फिर वापस कॉपर प्राप्त होता है, मतलब इसके विपरीत प्राप्त होता है। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड बन गया था, कॉपर में ऑक्सीजन जब गर्म किए तो ऑक्सीजन के अणु उसमें ऊपर चिपक गए और कॉपर ऑक्साइड बन गया, लेकिन इसमें फिर गैस प्रवाहित करते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो क्या करता है, इसके विपरीत क्रिया करता है, मतलब कॉपर अलग हो जाता है। अब क्या हो गया, इसका जो कॉपर था वो अलग हो गया और बचा क्या, कॉपर अलग हो गया और H2O बना। ठीक है, H2O बना, जल बना। ठीक, अच्छा, इस अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, देखो, या फिर कमी हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि इसमें जो हम लोग का पदार्थ बना, इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। जिस अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो इसे हम उपचयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उपचयन बोलेंगे। लेकिन अभिक्रिया के बाद उत्पाद में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। देखो, इसमें जब हम लोग हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गया, तो ये क्या हो गया, हम लोग का अपचयन अभिक्रिया हो गया, अपचयन अभिक्रिया। फिर से समझो, देखो, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो हम कहते हैं कि उसका क्या हुआ है, उसका उपचयन हुआ है। ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ है, मतलब उसका उपचयन हुआ है। लेकिन अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन की
कमी हुआ है, ह्रास मतलब कमी, ठीक है। अगर अभिक्रिया में ऑक्सीजन का कमी हुआ है तो उसे कहते हैं उसका अपचयन हुआ है। इसका क्या हुआ है? उसका अपचयन हुआ है, ठीक है। इसी को और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं? देखो, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं इसमें उपचयन और अपचयन दोनों को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि यह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन में यहाँ पे जाके ऑक्सीजन मिल गया। देखो, यहाँ पे जाके ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, हाइड्रोजन में यहाँ पे जाके ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे वो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन में क्या हुआ है? हाइड्रोजन में उपचयन हुआ है। लेकिन यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, इसमें क्या हुआ? यहाँ जाके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कमी हुई। देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में यहाँ जाके हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई तो उपचयन हुआ। यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में जाने के बाद कॉपर में ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपचयन। अब अच्छे से समझ आया? ठीक, एक एग्जांपल और दिखाता हूं। हाँ, अब देखो, इसमें जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड में जब जिंक इधर जाता है और यहाँ पे जाता है तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं? यह है अपचयन। अब यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। जिंक में क्या हुआ है? जिंक में अपचयन हुआ है, क्योंकि इधर अभिकारक में देखो जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन उत्पाद में जिंक के साथ ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, इसे बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं इसे? अपचयन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन उत्पाद में जाने के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे उपचयन हुआ है। उपचयन मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ठीक। तो उपचयन हुआ है, कार्बन के साथ उपचयन हुआ है। समझ में आया? अपचयन और उपचयन, ठीक। मैं इसे क्लीन करता हूँ और अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण समझ लेते हैं। रासायनिक समीकरण एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन का दहन करते हैं। एक मैग्नीशियम का रिबन है जिसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो क्या होता है कि ये केमिकल रिएक्शन है एक प्रकार का, तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसे अगर हम लोग शब्द के रूप में लिखें तो बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, जिससे हमें क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो ये शब्द के रूप में बहुत बड़ा होता है, तो इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे शब्द समीकरण क्या हो गया कि मैग्नीशियम, देखो शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। इसके बाद रासायनिक समीकरण देखेंगे, ठीक। तो शब्द समीकरण में लिखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ये हो गया मैग्नीशियम, प्लस करके ये अभिकारक है, इधर उत्पाद होगा। तो अभिकारक, दो अभिकारक को जोड़ने के लिए, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए प्लस का साइन लगाया जाता है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन, देखो अब अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो दो क्या हैं? तत्व हैं जो आपस में क्रिया किए, प्लस से मतलब क्रिया किए, और अभिकारक मतलब अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। उत्पाद को तीर से दिखाया जाता है कि उत्पाद इधर बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक, अब समझो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हुए? यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये जो तीर का निशान है, तीर की जो दिशा है, इधर उत्पाद हो रहा है। मतलब केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ हमें प्राप्त हो रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है, उस उत्पाद बोलते हैं, और इसे अभिकारक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं उत्पाद, ठीक। ये है अभिकारक और ये है उत्पाद। अब हम इसमें, अब इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। रासायनिक समीकरण ये इससे भी छोटा रूप होता है, और
इससे छोटा रूप होता है तो उसे लिखना और भी आसान होता है। बस इसके सूत्रों को लिखना है। जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है Mg, Mg लिख दिया, प्लस का प्लस। ऑक्सीजन का क्या होता है O2, और MgO2 आपस में रिएक्ट करके हम लोग का उत्पाद क्या बनाए हैं, MgO बना दिए हैं। ठीक है, तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण को उनके सूत्रों के रूप में और छोटा करके लिखना ही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। ठीक, अब रासायनिक समीकरण तो हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं संतुलित और मतलब संतुलन और असंतुलन, मतलब कि संतुलित समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। अच्छा, एक मैं समीकरण लिखता हूँ। तो मैंने बोर्ड में 2 रासायनिक समीकरण लिखा है। दोनों रासायनिक समीकरणों की जब ध्यान से देखिए, ये है इसका LHS, या इसे क्या बोल सकते हैं, इसे दायां भाग भी बोल सकते हैं, बायां भाग, और उसे दायां भाग। इसे LHS नाम देते हैं, LHS, ऐसे नाम देते हैं RHS, RHS। ये LHS है। LHS में जो तत्व हैं, मतलब कि अभिकारक में जो तत्व हैं, उन तत्वों के परमाणु को देखिए। और अब RHS मतलब उत्पाद में जो तत्व हैं, उस तत्व के परमाणु को देखिए। दोनों में देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी ध्यान से देखिए, क्या कोई अंतर दिखाई दे रहा है। देखो, Zn ये जो तत्व है इसका परमाणु 1 है, ठीक है, और यहाँ पे भी Zn का परमाणु 1 है। H का कितना है, 2 है, तो H का 2 है। SO का कितना है, 4 है, तो SO का कितना है, 4 है। मतलब कि जो ऊपर वाला फर्स्ट समीकरण है, इसमें LHS के साइड के जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु और RHS साइड के जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु सेम है। लेकिन दूसरा समीकरण को ध्यान से देखिए, यहाँ पे Ap, जो Ap है आयरन है, इसमें इसका जो परमाणु है 1 है, ठीक है, इसके परमाणु 1 है, लेकिन इधर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो H का 2 है, लेकिन यहाँ पे H कितना है, H चलो ठीक है H 2 है, लेकिन यहाँ पे O कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे O कितना है, O 4 है। ठीक, तो पहले वाला तो जिसमें LHS साइड और RHS साइड के तत्वों के परमाणु, मतलब अभिकारक के तत्वों के परमाणु और उत्पाद के तत्वों के परमाणु सेम है, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन जब अभिकारक के तत्वों के परमाणु उत्पाद के तत्वों के परमाणु से ना मिले या फिर बराबर ना हो, सेम ना हो, तो ये असंतुलित क्या है, समीकरण है। तो संतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए, कक्षा 9वीं में हम लोग पढ़े थे, ठीक है, और आपके बुक में भी दिया है कि रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में, ध्यान से सुनना, किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक के तत्वों का द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यह रासायनिक समीकरण में क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, कि अभिकारक के तत्वों के द्रव्यमान उत्पाद के तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होगा। मतलब अभिकारक के तत्वों में जितने भी परमाणु हैं, उत्पाद के तत्वों में उतने ही परमाणु होने चाहिए। ठीक, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। इसीलिए क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं, अब सीखते हैं कि हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप हैं और उस स्टेप से हम लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, ये एक असंतुलित समीकरण है जिसे संतुलित करना है। जो फर्स्ट स्टेप है हम लोग का, रासायनिक समीकरण को मैं ऊपर लिख दिया हूँ, और जो फर्स्ट स्टेप है इसे संतुलित करने का, जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, इस स्टेप में क्या करना है हम लोग को, इस स्टेप में जितने भी सूत्र हैं, हमारे रासायनिक सूत्र हैं, उनको बॉक्स में पैक करना है। ठीक, तो बॉक्स में पैक कर देते हैं। और अब हम बॉक्स में पैक कर दिए हैं, तो बॉक्स के अंदर जो सूत्र हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं लाना है। मतलब ये कि यहाँ पे 2 है तो इसको 3 नहीं बनाना है। मतलब बॉक्स के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं लाना है। अगर बदलाव करना है तो बॉक्स के बाहर बदलाव करना है। ठीक, ये पहला स्टेप है। इसके बाद स्टेप सेकेंड में आते हैं। अब स्टेप नंबर सेकेंड, अब हमें स्टेप 2 में क्या करना है कि जितने भी असंतुलित तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या का सूची बनाना है। कैसे, देखो,
यहाँ असंतुलित तत्व कौन कौन से हैं, ये है असंतुलित तत्व, क्योंकि यहाँ पे Ap एक है, इसके परमाणु एक है, लेकिन यहाँ पे Ap के परमाणु 3 हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक LHS कॉलम बनाते हैं, RHS, और यहाँ पे तत्व, ठीक है। तो तत्व में देखो, तत्व में हो गया, सबसे पहले हो गया Ap, LHS में कितने हैं, एक है, लेकिन RHS में कितना है, Ap 3 है। दूसरा H2 मतलब हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन LHS में कितना है, 2 है, RHS में भी 2 है, मतलब ये संतुलित है अभी ना। अब देखते हैं, अब क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन LHS में 1 है, लेकिन RHS में इधर देखो ऑक्सीजन 4 है। ये हम लोग का हो गया सेकेंड स्टेप। इसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप में आते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो तत्व, चाहे वो अभिक्रिया से हो, अभिकारक से हो, या फिर उत्पाद से हो, जिस तत्व के परमाणु सबसे ज़्यादा है उस तत्व को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मतलब उस तत्व को सबसे पहले संतुलित करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। देखो, उत्पाद में ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो सबसे ज़्यादा है, 4 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, मतलब कि Fe3O4 का जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को पहले संतुलित करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से कॉलम बनाते हैं, एक साइड LHS, एक साइड RHS। LHS में देखो ऑक्सीजन, LHS में ऑक्सीजन H2O में है, H2O में ऑक्सीजन है, ठीक। और RHS में ऑक्सीजन किस में है, Fe3O4 में है, ठीक। अब देखो, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक। इसमें ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 4 हैं, ठीक। तो देखो, अगर इसमें 4 है, ये सूत्र में 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ऑक्सीजन को 4 करना पड़ेगा। तो जब 4 करेंगे तो हम लोग इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 × 4 हो गया। मतलब कि जो 4 है, इस 4 को यहाँ पे ले आएंगे, 1 के पास ले आएंगे, तो 1 चौको 4 हो जाएगा, तो ये ऑक्सीजन भी 4 हो जाएगा। समझ आ रहा है, देखो समझो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, यह हम लोग का तीसरा स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिख दिए, तो 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से हुआ और ऑक्सीजन से हुआ। 4 देखो, जब कोई चीज़ ब्रैकेट से रहता है तो उससे मल्टीप्लाई होता है, मैथ में पढ़े हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई इसके 2 से, हाइड्रोजन के 2 परमाणु से हुआ, तो 4 दूनी 8, अब हाइड्रोजन 8 हो गया। 4 का मल्टीप्लाई इस ऑक्सीजन के साथ हुआ, 4 यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 4 × 4, तो जो ऑक्सीजन है वो 4 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 4 हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन संतुलित हुआ ना। चलो आगे देखते हैं। अभी भी हम लोग का समीकरण संतुलित नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन असंतुलित है और Ap भी असंतुलित है, सिर्फ ऑक्सीजन संतुलित हुआ है। आयरन और जो हाइड्रोजन है वो असंतुलित है। तो देखो, हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अब इसके बाद हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, फिर से LHS बनाएंगे और RHS। देखो, लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे है, वो है 4 H2O, ठीक, इतना है। राइट साइड में जो हाइड्रोजन है वो है H2, ठीक। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पे जो राइट साइड में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, सिर्फ 2 परमाणु हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, देखो H2, 4 दूनी 8 हैं, कितने हैं, 8 हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके 4 अणु बना देते हैं। देखो, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, अब इसको 4 अणु बना देंगे, हाइड्रोजन के 4 अणु और बना देते हैं। इसके 2 परमाणु हैं अब इसके 4 अणु और बना देते हैं, मतलब कि ये 2 परमाणु पहले से हैं, इसके 4 और अणु बना देते हैं। तो 4 और 2 मिलके यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 2 गुणा होकर 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 हो जाएगा, ठीक। मतलब कि हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने अणु बना देंगे, 8 अणु बना देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 8 लिख सकते हैं, देखो, ठीक। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4, ठीक है। हम लोग कितने अणु बना सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4। भी समझ नहीं आएगा, एकदम आसान तरीके में इसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। पहले डीप में समझ लो क्या किए हम लोग। यहाँ पे 2 परमाणु है, तो 4
और अणु बना दिया हाइड्रोजन के, दो दो परमाणु वाले। तो 4 दूनी 8 हो गया, मतलब ये 8 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, 4 दूनी 8, 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के 2 से करो, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस था, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बैलेंस करेंगे किसको, एपी को बैलेंस करेंगे। ठीक, अब स्टेप नंबर 5, अब हमें बैलेंस करना है एपी को। अब देखो LHS साइड और RHS साइड। LHS साइड जो एपी है वो कितना है, एपी कितना है, एपी के एक अणु है, ठीक है, या फिर एक परमाणु है। लेकिन RHS साइड एपी के कितने परमाणु हैं, एपी 3O4। RHS साइड एपी के कितने परमाणु हैं, एपी के 3 परमाणु हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस साइड को हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस एक को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस एक को मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि इधर 3 है तो यहाँ पे 1 है, तो इस एक को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 3 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एपी के साइड में यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। ठीक, इससे मैं दूसरे कलर के चौक से लिख देता हूँ। हाँ देखो, अब 3 एपी हो गया, 3 का मल्टीप्लाई किए एपी से, तो 3 एपी हो गया, यहाँ पे भी एपी 3 है, मतलब आयरन 3 3 सेम है, हाइड्रोजन 8 है। ठीक, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 1 चौको 4, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। अब देखो, अब ध्यान से देखो, दोनों साइड के मतलब अभिकारक और उत्पाद के परमाणु को क्या करो, मैच करो, मिलाओ। क्या ये समीकरण संतुलित लग रहा है? क्या अभिकारक के तत्वों के अणु उत्पाद के तत्वों के अणु के बराबर है? हाँ है। ठीक, अच्छा देखो, मैं बता रहा था कि इसे जल्दी से तुरंत कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब तुरंत इतना बड़ा कॉलम वॉलम ना बना के कैसे तुरंत हम इसे संतुलित कर सकते हैं, इसके लिए देखो, चलो मैं बताता हूँ। क्या है, Ap प्लस H2O, इसे संतुलित करना है क्योंकि ये असंतुलित है, Ap3O4 प्लस H2। ठीक है, एकदम आराम से समझो। हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, बड़े वाले परमाणुओं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे कितना है, 1। हम कभी भी इसके सूत्र में छेड़खानी नहीं करेंगे, मतलब कि यहाँ इसको 4 नहीं करेंगे। ठीक है, इसको 4 नहीं कर सकते क्योंकि ये सूत्र में फिर बदल जाएगा सूत्र। हम लोग हमेशा इसके बाहर ब्रैकेट के, मतलब इसीलिए ब्रैकेट लगाए थे, इसके बाहर हम लोग को लिखना है नंबर। ठीक है, अणु में चेंजेस करना है, उसके परमाणु में चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे देखो इसके परमाणु कितने हैं, 4 हैं, है ना, इसके परमाणु कितने हैं, 1 हैं, तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 लिख देंगे, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन 4 हो गया, क्योंकि 1 हमेशा इसके जो सामने 1 है, जो 1 नहीं लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके सामने जो 1 है, ये इस 4 से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 एकम 4, मतलब ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 चौको 8 हो गया, तो हाइड्रोजन अब 8 हो गया। इससे बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ। हाँ, अब देखो हाइड्रोजन अनबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे 2 चौको 8, हाइड्रोजन 8 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो इस हाइड्रोजन को 8 बनाया जा सकता है, कैसे, इसको 8 करके नहीं, ये 2 ही रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे 4 लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 चौको 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हुआ ना। ठीक, अब देखो अभी भी ये अनबैलेंस है, Ap अनबैलेंस है, Ap यहाँ पे 3 है, तो क्या करते हैं, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Ap यहाँ पे 3 हो गया, 3 Ap 8 H, तो 8 H हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, तो संतुलित हुआ। तो ये है एक सिंपल मेथड। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे सॉल्व करना है। ठीक, तो ये था एक लास्ट टॉपिक। अब हम एक नई वीडियो आएगी जिसमें इसके सारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों का आंसर एक नई वीडियो में होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई वीडियो चैनल में अपलोड हो चुकी है, तो उस वीडियो को जाके क्लिक करके देख लीजिए।